दोस्तों अभी पिछले 3 सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच में घमासान वॉर चल रहा है। इस वॉर में रशिया ने यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें से चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक था। के चेर्नोबिल पावर प्लांट में कब्जे के दौरान यहां 1000 से भी ज्यादा रशियन ट्रूप्स घुस गए थे, जिन्होंने पावर प्लांट में घुसकर भयंकर तबाही मचाई थी। रशियन ट्रूप्स ने पावर प्लांट में हजारों कंप्यूटर्स को लूटा और तोड़ा और साथ ही बाकी और डिवाइसेस को भी लूट कर ले गए। दोस्तों रशियन ट्रूप्स ने जो इस तरह से चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में लूटपाट और तबाही मचाई थी, उसके घातक परिणाम भी हो सकते थे। अगर वे लोग पावर प्लांट में फायरिंग करते या गलती से भी किसी तरह का एक्सप्लोजन कर देते, तो वहां पर भयानक रेडिएशन लीक हो सकता था और यूरोप में चारों ओर फैल सकती थी और चेर्नोबिल के इतिहास का वो खतरनाक मंजर दोबारा शुरू हो सकता था, जो अब शांत पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सालों पहले इस पावर प्लांट में एक ऐसा एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें यहाँ पर मौजूद पूरे शहर को एक ही रात में खाली करना पड़ा था। दोस्तों चेर्नोबिल पावर प्लांट में ब्लास्ट के वक्त जो रेडिएशन लीक हुई थी, वो वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा में गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन से 400 गुना ज्यादा थी। इस एक्सीडेंट को हुए 38 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी चेर्नोबिल के उस एरिया को क्वारंटीन करके रखा गया है और किसी को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक ना हो, इसके लिए प्लांट को चारों तरफ से एक मेटल डोम के स्ट्रक्चर से कवर किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने खुद भी इस एरिया को सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या था वो एक्सीडेंट जिसने इतने बड़े डिजास्टर को पैदा कर दिया था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से पूरे शहर को खाली करना पड़ा था? और आज भी क्यों इसे इतना सेंसिटिव एरिया माना जाता है? आइए समझते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों 1991 से पहले रशिया सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर हुआ करता था, जिसमें यूक्रेन और रशिया के आसपास के सभी देश एक ही कंट्री हुआ करते थे। 1947 के वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और दोनों ही कंट्रीज अपने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को बढ़ा रही थी। सोवियत यूनियन ने भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स में बढ़ोतरी कर दी थी, जिनमें से चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक था। ये पावर प्लांट नॉर्दर्न यूक्रेन प्रिप्याट में मौजूद था। दोस्तों 1970s के दौरान सोवियत यूनियन में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम चल रहा था, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी। इस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए चेर्नोबिल पावर प्लांट को बनाया गया था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में टोटल 4 रिएक्टर मौजूद थे। रिएक्टर 1, 2, 3 और 4, जो कि 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते थे। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट उस वक्त अकेला सोवियत यूनियन की 50% इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करता था। दोस्तों ये पावर प्लांट एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता था, जो कि एक बार शुरू हो जाए तो उसे बंद करना काफी कॉम्प्लेक्स और रिस्की होता था। इसलिए यहाँ पर मौजूद हर रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए 235 कंट्रोल रॉड्स को इंस्टॉल किया गया था, क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होती है जो कि लगातार कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसमें न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम्स के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्शन पैदा करते हैं। तो जब भी रिएक्शन तेज हो जाती थी तो इन रॉड्स को रिएक्टर में डाला जाता था, जिसके कारण न्यूट्रॉन इन रॉड्स की तरफ अट्रैक्ट होकर रॉड्स से चिपक जाते थे, जो कि रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता था। ये कंट्रोल रॉड्स बोरॉन कार्बाइड से बनी होती है, जिसमें इनकी टिप ग्राफाइट से बनी होती है। दोस्तों अब अगर इस पावर प्लांट के वर्किंग मैकेनिज्म को समझें, तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए हीट जनरेट की जाती थी, जो कि पानी को गर्म करके स्टीम जनरेट करती थी और इसी हाई प्रेशर स्टीम को टरबाइन तक भेजा जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन हाई स्पीड में रोटेट करते थे और इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते थे। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए ये पावर प्लांट पूरे दिन चलता रहता था, जिस वजह से रिएक्टर का टेम्परेचर 1600 से 1700 डिग्री तक पहुंच जाता था, जो कि हमारे सूरज के सरफेस के टेम्परेचर का 30% होता है। दोस्तों इस बात से आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि कितनी हाई अमाउंट ऑफ हीट इस पावर प्लांट से निकलती थी।
इसलिए इस हीट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यूस वाटर फ्लो होता था और मशीन में यही वाटर फ्लो एक कूलेंट की तरह काम करता था। पावर प्लांट की हीट को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर में वाटर सप्लाई का 24 घंटे कंटिन्यूस फ्लो होना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन बंद होने के बाद भी रिएक्टर कंटिन्यूस हीट एमिट करता रहता था। लेकिन इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर बाय चांस कभी भी पावर फेलियर जैसे सिचुएशन आ जाए तो मशीन को नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से डीजल जनरेटर की इलेक्ट्रिसिटी पर ट्रांसफर करना पड़ता था और डीजल जनरेटर में ट्रांसफर होने में इसे 60 सेकंड्स का वक्त लगता था। यानी कि 60 सेकंड्स तक पावर प्लांट में कूलिंग एजेंट का काम करने वाला वाटर सप्लाई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि रिएक्शन बंद होने के बाद भी रिएक्टर लगातार हीट एमिट करता रहता है। इसलिए ये 60 सेकंड तक कूलेंट का न होना भी रिएक्टर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 25 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल पावर प्लांट में सेफ्टी चेक्स किए जा रहे थे। इस पावर प्लांट के रिएक्टर 1, 2, 3 में ऑलरेडी सेफ्टी टेस्ट किए जा चुके थे। वहीं रिएक्टर 4 लगातार 2 बार सेफ्टी टेस्ट में फेल हो चुका था। इसलिए टेस्ट में मौजूद इंजीनियर्स के लिए इस बार सेफ्टी टेस्ट को सक्सेसफुली परफॉर्म करना जरूरी हो गया था। सेफ्टी टेस्ट स्टार्ट करने के लिए प्लांट की पावर को 1000 मेगावाट से कम करके 700 मेगावाट पर लाया गया, जिसे करने के लिए रिएक्टर में कुछ कंट्रोल रॉड्स को डाला गया। लेकिन प्लांट की पावर अचानक 1000 मेगावाट से गिरकर सीधे 30 मेगावाट पर पहुंच गई, क्योंकि शायद कंट्रोल रॉड्स धीरे धीरे करके रिएक्टर में ज्यादा डीप चली गई थी। अब इसके बाद रिएक्टर की पावर को फिर से बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाला गया। फिर धीरे धीरे पावर 200 मेगावाट पर पहुंची। इस तरह से रिएक्टर में पावर को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए रॉड्स को कंटिन्यूस निकाला जा रहा था, जिसके बाद आखिर में 211 में से केवल 8 कंट्रोल रॉड्स ही रिएक्टर में बच गई थी, जो कि रूल्स का वायलेशन था, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग रिएक्टर में 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि एकदम से सभी कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाला गया था, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ गई और प्लांट की पावर 1000 मेगावाट से भी काफी ऊपर चली गई थी, जिस वजह से रिएक्टर में इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई थी कि पूरा का पूरा पावर प्लांट तेजी से वाइब्रेट करने लगा। दोस्तों, पावर प्लांट में जब रिएक्शन कंट्रोल हो जाए तो रूल्स मैनुअल्स में इमरजेंसी शट ऑफ बटन दबाने के इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं और वहां पर मौजूद इंजीनियर्स ने भी यही किया। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी शट ऑफ बटन दबाया गया, एक जोर का धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि एक्सप्लोजन में 225 टन TNT के बराबर की एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जिसने पूरे पावर प्लांट को तबाह कर दिया था। हवा में रेडिएशन गैसेस फैलना शुरू हो गई थी, जो हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी 400 गुना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी। इस ब्लास्ट में फैक्ट्री के 4 मजदूरों की मौत हो गई और 4 लोग बुरी तरीके से जल चुके थे। इस न्यूक्लियर डिजास्टर का पता चलते ही लोकल अथॉरिटीज ने जल्द से जल्द 50,000 लोगों से भरे प्रिप्याक शहर को खाली करवाने का काम शुरू कर दिया और साथ ही घटना स्थल पर तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जो आग बुझाने में लग गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वे सभी आग को बुझाने में नाकामयाब रहे और न्यूक्लियर रिएक्टर लगातार 10 दिनों तक जलता रहा, जिसके बाद ही आग को बुझाया जा सका। दोस्तों, पावर प्लांट में धमाके के बाद रेडिएशन गैस तो एनवायरनमेंट में फैल ही रही थी, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा खतरा था स्टीम गैस का। दरअसल पावर प्लांट के नीचे एक वाटर पूल मौजूद था, जिसका पानी पूरी तरह से रेडिएशन से भरा हुआ था और रिएक्टर के गर्म होने और आग लगने की वजह से वो स्टीम गैस एनवायरनमेंट में फैलने का खतरा बना हुआ था। इस स्टीम गैस की रेडिएशन को रोका जा सकता था, जिसके लिए वाटर पूल में उतरकर पूल के ड्रेन वाल्व को ओपन करना था, जिसकी वजह से पूल का सारा पानी खाली हो जाता। लेकिन रेडियोएक्टिव मटेरियल से भरे इस पूल में उतरने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि ऐसा करना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा था। ये सब जानते हुए भी 3 ऐसे हीरो निकलकर सामने आए जो पूल के पानी में उतरने को राजी हुए। वो वही रिएक्टर में काम करने वाले 3 वर्कर अलेक्सी आनानेंको, वैलेरी बास्पिलोव और बोरिस थे। इन तीनों ने इस जानलेवा रेडियोएक्टिव पूल के पानी में उतरकर ड्रेन वाल्व को निकाल लिया और पूल को खाली कर दिया और इस तरह से भयानक डिजास्टर को और खतरनाक होने से बचा लिया। दोस्तों, इस हादसे ने पूरे के पूरे प्रिप्याक शहर को बंजर बना दिया
साथ ही हवा में फैले रेडिएशन की वजह से 1000 लोग थायराइड कैंसर की चपेट में आ गए थे। रेडिएशन की चपेट में आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा फायर फाइटर और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे। इसके अलावा जिन लोगों ने इस न्यूक्लियर इंसिडेंट के बाद पूरी फैक्ट्री को क्लीन किया था, वे लोग भी रेडिएशन का शिकार हुए थे। कुछ ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेडिएशन गैसेस की वजह से पूरे यूरोप में 4 महीनों के अंदर 31 लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि असल आंकड़ा इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। अगले कुछ सालों में इस हादसे की वजह से हुई मौतों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई थी, क्योंकि अभी भी रेडिएशन धीरे धीरे हवा में कंटिन्यूस फैल रही थी। फिर इसके बाद सोवियत सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए रेडिएशन को रोकने के लिए रिएक्टर 4 के लिए एक मेटल डोम बनवाया और रिएक्टर को बड़े से मेटल डोम से कवर कर दिया। ये डोम रेडिएशन को रोकने में सक्षम था, जिसको बनाने के लिए $3 बिलियन का खर्चा आया। दोस्तों, इस हादसे को हुई आज से लगभग 4 दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी बंद पड़े इस चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से लगातार खतरनाक रेडिएशन लीक हो रहा है और अगले 400 सालों तक होती रहेगी। इसलिए यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने इस एरिया को रेस्ट्रिक्शन जोन घोषित किया है, जहां किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, इस तरह के इंसिडेंट हमें यही याद दिलाते हैं कि इतिहास में हुए किसी भी तरह के न्यूक्लियर डिजास्टर मानवता को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए सभी बड़े देशों का न्यूक्लियर पावरफुल बनना साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए चिंता का विषय है, जिसे हमने अपनी वीडियो द डूम्सडे क्लॉक में भी समझाया है। इस वीडियो को आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं और आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।